जनादेश की पहली किस्त। आदित्य नारायण चोपड़ा जी का लेख है। बिहार के पहले चरण के दौरान 121 सीटों पर हुए शानदार 64.46% मतदान को यह तय हो गया है कि मतदाताओं ने राज्य में स्थायी व टिकाऊ सरकार बनाने का मन बना लिया है। बेशक अभी दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होना बाकी है, मगर पहले चरण के यह स्पष्ट हो गया है कि बिहार मतदाता उत्तेजित है और वह हर हाल में निर्णायक फैसला करना चाहता है। मतदान का पहला चरण कांग्रेस नेता राहुल के वोट चोरी के गंभीर आरोपों के साये में संपन्न हुआ है। इसका असर बिहार के मतदाताओं पर किस प्रकार से पड़ेगा, इसका पता 14 नवंबर को ही चलेगा, जिस दिन मतगणना होगी। राहुल गांधी के आरोपों का देश के चुनाव आयोग से सीधा लेना देना तो है ही, साथ ही पूरे भारत के समस्त मतदाताओं में भी लेना देना है, क्योंकि भारत की जनता को वोट देने का अधिकार लंबे संघर्ष के बाद मिला है। इस अधिकार को पाने के लिए संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अंग्रेजों के खिलाफ कड़ा रुख संघर्ष किया और केवल अंग्रेज राज्य से मुक्ति पाने का ही नहीं था, बल्कि भारत के आम व दबे कुचले लोगों में आत्मसम्मान का भाव जगाने के लिए भी था। यह सम्मान भारत का नागरिक तभी प्राप्त कर सकता था जब वह राजनीतिक रूप से पूर्ण स्वतंत्र हो जाए। अतः भारत के संविधान में इस तरह एक वोट के अधिकार को सभी भारतवासियों को एक समान रूप से दिया, जिससे स्वतंत्र भारत का हर नागरिक स्वयंभू बन सके और अपनी मनपसंद सरकार का गठन कर सके। भारत पूरे विश्व में सर्वाधिक विविधताओं वाला देश है, अतः इस विविधता में एकता के भाव को जोड़ने के लिए समस्त वयस्क लोगों को एक वोट का अधिकार बिना किसी पूर्वाग्रह के दिया गया है। ये पूर्वाग्रह जाति, धार्मिक व स्त्री पुरुष भेद के हो सकते थे, इसलिए हर चुनाव में हम एक वोट की कीमत का अंदाजा होता है, क्योंकि अंत में लोकतंत्र का भाग्य विधाता आम आदमी ही होता है। यह प्रसन्नता की बात है कि बिहार विधानसभा के चुनाव में बिहार के आम आदमी के कष्टों का विमर्श ही सतह पर इस प्रकार तैर रहा है कि प्रत्येक राजनीतिक दल ने उसका संज्ञान लेना पड़ रहा है। यदि चुनाव में विशुद्ध लफाजी की जगह शिक्षा, स्वास्थ्य व पलायन के मुद्दों पर हर राजनीतिक दल को बात करनी पड़ रही है, तो इसे हम लोकतंत्र की विजय ही कहेंगे, क्योंकि अक्सर चुनाव के मौके पर ऐसे मुद्दे हवा में ठहरा दिए जाते हैं जिनका आम आदमी की समस्याओं से प्रत्यक्ष लेना देना नहीं है होता। अतः चुनाव में पढ़ाई, दवाई और कमाई की बात अगर विपक्षी नेता तेजस्वी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सत्तारूढ़ गठबंधन की ओर से स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं। यह बिहार के सजग व बुद्धिमान मतदाताओं के लिए एक सौगात की तरह है। अब देखना केवल यह है कि जमीन पर मतदाता इसे किस प्रकार लेते हैं। बिहार में दो गठबंधनों के बीच की ही मुख्य संघर्ष है, जो राजग भाजपा सहित व महागठबंधन कांग्रेस सहित के बीच ही है। इसलिए 14 नवंबर को हम देखने को मिलेगा कि जनता ने किस एक गठबंधन को अपना पूरा प्यार व स्नेह दिया है। मैं यहाँ किसी की हार जीत की घोषणा नहीं कर रहा हूँ, बल्कि यह बता रहा हूँ
कि बढ़े हुए मतदान प्रतिशत का क्या अर्थ निकाला जा सकता है। पिछले वर्ष जिस राज्य में भी चुनाव हुए वहां जनता ने निर्णायक मत दिया है, मगर इसमें एक पेच भी है कि अधिसंख्य विधानसभा सीटों पर बहुत कम मतों से हार जीत का फैसला हुआ है। उदाहरण के लिए हरियाणा जैसे राज्य में केवल 22,000 मतों के कुल अंतर से ही भाजपा पुनः 12,000 मतों का अंतर रहा था और वहां भाजपा बड़े आराम से बहुमत प्राप्त कर गई थी। इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि लोकतंत्र में एक वोट की कीमत कितनी हो सकती है। बिहार को हम अन्य राज्यों के बराबर भी रख कर नहीं देख सकते, क्योंकि इस राज्य के इतिहास में ही भारत की गौरव गाथा छिपी पड़ी है। यही और बात है कि वर्तमान समय में यह राज्य देश की सबसे गरीब राज्यों में गिना जाता है। अतः राजनीतिक दलों का यह कर्तव्य बनता है कि वे इस धरोहर को सम्मान करें, यहाँ की राजनीति की नई आयाम दे। परंतु हम देख रहे हैं कि राजनीतिकों की भाषा लगातार गिरती जा रही है और कभी कभी तो यह सड़क छाप तक की श्रेणी में आ जाती है। आज जो मतदान हुआ है उसमें राज्य की नीतीश सरकार के 16 मंत्रियों का भाग्य ईवीएम मशीन में बंद हो जाएगा। इसके अलावा विपक्षी नेता तेजस्वी भाजपा का भी भाग्य आम जनता ईवीएम मशीन में कैद कर देगी। पहले चरण के मतदान के संदेश अगर कोई निकाला जा सकता है तो वह यही है कि राज्य की जनता अपने अधिकारों के प्रति बहुत सजग है। ध्यान देने वाली बात ये भी है कि यहाँ मतदान चुनाव आयोग द्वारा बिहार में विशेष मतदाता सूची संशोधन के बाद हो रहा है, जिसमें लाखों लोगों की संख्या में बिहारी मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। इसका क्या असर बिहार की राजनीति पर पड़ सकता है, यह भी देखने वाली बात देखने वाली बात तो यह भी होगी कि राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के 1990 से 1925 तक के शासनकाल को भाजपा व इसके सहयोगी दल जिस प्रकार 1990 से 2005 तक के शासन को भाजपा व इसके सहयोगी दल जिस प्रकार से जंगल राज बता रहे हैं, उसका असर बिहार की जनता पर किस तरह पड़ता है। मगर इतना निश्चित माना जा रहा है कि बिहार की युवा पीढ़ी इस समय आक्रोश में है और वह दोनों और के राजनेताओं के वक्तव्यों को बड़े गौर से सुन रही है। दोस्तों, बिहार में जनजेड क्या करेगा भैया। मशीन ईवीएम में गड़बड़ नहीं हुई, जो पिछली बार भी हुआ था, और भैया इन्होंने जोर जबरदस्ती नहीं की, तो फैसला अच्छा ही आने की उम्मीद है दोस्तों। और हमारी जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी करें।